आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। बिलाखिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब एज़ एक्सपेक्टेड कहूँगा वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। 221 वोट उनके हिस्से में आए। शेख रशीद अहमद साहब इस बार भी मुँह देखते रह गए। 33 वोट बमुश्किल तमाम जुटा पाए। तहरीक इंसाफ की उम्मीदें किस हद तक खाकस्तर हुई, हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के पैनलिस्ट, तो उनसे पूछेंगे। लेकिन इस दौरान में कई अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। नई काबीना जो है वो हल्फ उठा चुकी है। कुछ अकामा ज़दगान भी इस काबीना में शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को वज़ीर ख़ारजा और एहसन इकबाल साहब को वज़ीर दाखिला मुक़र्रर किया है। सवाल ये है कि क्या नई काबीना, क्या ये नई वज़ीर आज़म सुख के दिन देख पाएंगे? नए वज़ीर आज़म की मुद्दत कितनी होगी, 45 दिन, 10 महीने या शायद 2018? ये है हमारा आज का सवाल। और आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, पहले मैं तारुफ़ करा दूँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अली रज़ा आबदी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पीर मज़हरुल हक़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल जावेद ख़ान साहब PTI के हमें ज्वाइन करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद होंगे शो में। अली रज़ा आबदी साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, फाइनली जमहूरियत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। हालांकि उसको कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन जालिब जमहूरियत की डेफिनेशन क्या बयान करते हैं सर, पहले वो नज़र की देता हूँ। 10 करोड़ इंसानों, आज तो मेरे ख्याल है 20 करोड़ 24 करोड़ है। 10 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक़ तुम्हारा छीना है। खाक ऐसे जीने पर यह भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फ़िक्र है यही जिनको, हाथ में अलम लेकर तुम न उठ सको लोगो। कब तलक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों। 10 करोड़ इंसानों, बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में ग़ुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज हुर्फ़ आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। दोस्तों को पहचानो दुश्मनों को पहचानो। 10 करोड़ इंसानों, जमहूरियत बच गई। जालिब ने जमहूरियत के ऊपर जो सवालात उठाए थे, मुझे नहीं पता कि जमहूरियत आज भी वही है या नहीं, लेकिन इस बार सूरत हाल पहली जैसी ही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर किसी स्टेपनी की तरह हुकूमत के काम आई। प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस, लेकिन इस बार भी आप अपने तमाम तर वोट्स जो हैं वो हुकूमत की झोली में डाल के चल दिए। क्या मिलेगा आपको इन रिटर्न? सबसे पहले तो जो जिस तरह कहा गया कि जमहूरियत में जो डिफ़ाइन किया गया जालिब की तरफ से, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी आमरीत की भी झलक आती है। और पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली जमहूरी दौर जब भी आए हैं उसमें आमरीत की बू आती रही है। बेशक जब पूरी आमरीत हुआ करती थी तो उस वक्त तो चले हम एतराज़ नहीं कर सकते कि जमहूरियत में के आमरीत में हमने कोई हकूक़ सल्ब हुए हैं, लेकिन हमने यही देखा कि जब हमने 2013 में भी प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब के लिए वोट दिया और उसके बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहा, उसमें भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिजर्वेशंस रहीं कि ऑपरेशन जिस तरह कराची में हुआ और फिर हमारी जो ग्रीवेंसेस थी उसके रिड्रेसल के लिए जो मॉनिटरिंग कमेटी का हमने कहा गया था, प्लस हम जो आवाज़ उठाया करते थे उस आवाज़ को दबा दिया जाता था। तो अब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वोट दिए हैं, हमने उम्मीद रखी है कि हमें नहीं कुछ मिले, बेशक MNAs MPs को, लेकिन कराची के आवाम के लिए, हैदराबाद और अर्बन सिंध के लिए ख़ास तौर पे जिस तरीके से निगलेक्ट किया गया इसको पिछले 5-6 साल में, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया, लेकिन यही जमहूरियत अनफॉर्चुनेटली जिसको नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को, उसी को एम्पावर करने को तैयार नहीं है। आमरीत में बेशक ये एम्पावर हुई सर, और उसने परफॉर्मेंस किया। जमहूरियत हो या आमरीत, दोनों जगह फिट इन हो जाती है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। और MQM, ये एक जान दो कालिब क्यों नज़र आते हैं? MQM की पॉलिसी शुरू से ये क्यों दिखाई देती है, जब से जी भाई होता था और आज फारूक सत्तार साहब टेक ओवर कर चुके हैं, MQM की पॉलिसी ये क्यों है कि MQM की कोई पॉलिसी नहीं है? MQM जमहूरियत में भी साथ होती है, MQM आमरीत में भी साथ होती है। ये महज मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडा है। अगर आप इस पे फैक्ट्स पे जाएंगे तो जो 90s की हुकूमतें थीं उसमें भी इनिशियली अगर उनको ज्वाइन किया गया था तो वो भी अवाम के मसाइल के लिए ज्वाइन किया गया था, लेकिन बाद में सब में अपोजिशंस गई थी। सिर्फ एक दौर मिला था 2002 से 2008 तक का, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में थी,
और कोalition गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के साथ थी, वो भी एक स्मॉलर पार्टनर था। इस 4 साल में हुकूमत में नहीं थी, ना प्रोविंस में ना सेंटर में, तो अभी भी हुकूमत में नहीं है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कराची के डेवलपमेंट्स, कराची की इश्यूज़ के हवाले से उनको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि वो अब इलेक्शन का साल आ रहा है तो वो इस तरफ तवज्जो शायद नहीं देंगे, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को स्ट्रेंथन नहीं होने देंगे कि हमारा जो मैंडेट या फिर हमारा जो वोट बैंक है वो जो डेवलपमेंट्स या फिर जो फंड्स मांग रहा है अपने इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, उस तक हमारे पास एक सेंटर की ही वहीं पे हम नज़र रख सकते हैं। नजर आती है। राना तनवीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक ठाक बिल्कुल सर, पहली बात तो ये कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, नौ मुंतखब काबीना के हवाले से। ये मुझे बताएंगे सर कि नौ मुंतखब काबीना, नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को सुख के कितने दिन नसीब होंगे? तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों को बेचैनी में मुब्तला करने के लिए, और उस बेचैनी का इलाज कैसे ढूंढेंगे आप? देखें, जो आपने सुख के दिनों की बात की, मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह पिछले एक हफ्ते में प्रोसेस चला है, ये मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसकी मैच्योरिटी का सबूत है और रिफ्लेक्शन है कि किस तरह पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो मैच्योर हुई हैं इन पिछले 10 सालों में। तो मैं समझता हूँ कि ये सुख का चैन इस हफ्ते से पता चल गया, कितने आराम से स्मूथली बगैर किसी बात के इतनी बातें हुई कि अगर ये फ़ैसला आ गया तो PMLN में फूट पड़ेगी, वहाँ पे दराड़ें आएंगी और यूनिटी जो है वो ख़त्म होगी। हालांकि बहुत बड़ा हमें सेटबैक था कि हमारे कायद को हटा दिया गया और उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे हमारे, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अमल दरामद उस पर अमल किया गया, वो उसकी भी तारीख़ नहीं मिलती कि फ़ैसला आने के बाद 2 मिनट में फार्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे कायद जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि फ़ौरी तौर पे इस पर अमल किया जाए और मेरी तरफ से ये इशू कर दिया जाए। अभी फ़ैसला शायद लिखा भी पूरा ना गया हो या बड़ा पूरा मतलब वो कंसर्नड जगह पे इलेक्शन कमीशन वगैरह में नहीं भेजा गया था। तो ये मैच्योरिटी मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मैच्योरिटी है पॉलिटिकल पॉलिटिशियन में और पॉलिटिकल लोगों में। सर, इस मैच्योरिटी पे इमेच्योरिटी के कुछ साए नज़र आए हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की, तो इस मैच्योरिटी में इमेच्योरिटी की झलक भी देखने में आई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कभी मतून कर दी जाती है, कभी, मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, इससे कतई नज़र कि वो लंदन, पाकिस्तान, मलीर, लांडी, कोरंगी किसी और में तकसीम की जाए। ये मुझे बताएंगे सर कि कल तक जो मतून थे आज वो इतने ज़्यादा मुकर्रब कैसे ठहरे? ये मुझे बताएंगे कि कल तक कराची ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा लड़के जिनके पकड़े जाते थे और जिनको करप्ट फोर्सेस कहा जाता था, जिनका अस्करी विंग निकल आता था, ज़मीन में से पानी इतना नहीं निकलता जितना MQM के लड़के असला उठाए घूमते थे। उसके बाद हर दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कभी कोई पुलिस वाला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था कि जी ये असला तो MQM का है। तो जो MQM कल तक ख़राब थी आज वो अच्छी कैसे हो गई सर? ये आपका एक अप्रोच है इन मामलात को, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टीज़ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं जो जिसको नापसंदा आप कह सकते हैं या ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं जो कभी भी जायज़ करार नहीं दी जा सकती। लेकिन जहाँ तक इलेक्टेड लोगों तलक उसी पार्टी से, वो इलेक्टेड होते हैं और उनकी एक अपनी एक पोजीशन होती है हर फोरम पे। तो जब ये इलेक्टेड लोग थे तो इन्होंने अपना एक रोल अदा करने, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आया तो उसमें उन्होंने अपना एक राइट जो है वो एक्सरसाइज करना था हर सूरत। इन इलेक्टेड लोगों ने सर अपना रोल तो अदा कर दिया, अब ये देखना है कि इनकी तवक्कुआत जो आपसे हैं, आपकी हुकूमत से, वो कितनी हद तक पूरी होती है। कता कलामी इजाजत लूंगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीर मजरूर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। पीर मजरूर साहब, हम बात कर रहे हैं जमहूरियत के मुमकिना तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि जो अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ देखा गया है, लेकिन इस तहफ़्फ़ुज़ में MQM ने भी एक हद तक रोल निभाया है।
आप ये मुझे बता सकते हैं सर कि कल तक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस एमक्यूएम को मतून किया गया था दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, उसके बाद फिर कराची ऑपरेशन में जो कुछ सूरत-ए-हाल सामने आई, दोनों जमातों की जानिब से गाहे बगाए मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और बताया जाता रहा कि मुत्तहदा के टारगेट किलर्स, मुत्तहदा लंदन के टारगेट किलर्स, मुत्तहदा फलाने के टारगेट किलर्स पकड़े जा रहे हैं, असलाह बरामद हो रहा है, दिस दैट। आप ये मुझे बता सकते हैं कि अचानक नून लीग के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एमक्यूएम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नए मरकज बहादुराबाद की यात्रा की जरूरत क्यों पेश आई? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप दो चार बातें मिक्स करके पूछ रहे हैं। कोई स्पेसिफिक कोई बात पूछिए ना, कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे हैं आप, टारगेट किलर्स की भी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने सवाल को रिवर्ट किए देता हूँ, कल तक जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जेर अताब थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उससे सियासी रिश्तेदारी तोड़ ली थी, नून लीग भी उससे खफा दिखाई देती थी, कराची ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ, कराची को बकौल हुक्मरान जमातों के दहशत गर्दी से निजात मिली। अचानक एमक्यूएम की जरूरत एक बार फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्यों पड़ गई? नून लीग अपना जवाब दे चुकी है, अब आप फरमा दीजिए। नहीं, देखिए, एमक्यूएम से तो इस वक्त भी वो अपोजिशन में है, बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है। उनका अब पीपल्स पार्टी से इस सच में कोई एग्रीमेंट, कोई ताल्लुक़ नहीं है, हुकूमत में वो शामिल नहीं है। और हमने सिर्फ एमक्यूएम को, चूँकि वो कराची में उनका स्टेक्स हैं, सिंध में एक उसका एक मैंडेट है, तो इसलिए हम उनको हमेशा थोड़ा पॉलिटिकल वे में डील करते हैं। लेकिन जहाँ तक टारगेट किलर्स का ताल्लुक़ है और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक़ है, ये एमक्यूएम ने ख़ुद ऑफ़र की कि वो इसमें बराबर के शरीक हैं और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अब वो रेंजर्स ने एक्शन लिया है, और ये सिंध गवर्नमेंट ने, चूँकि एपेक्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है, कप्तान होता है, वो चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान में भी एमक्यूएम की कंसेंट शामिल है, और ये एक नेशनल लेवल पे ये एक्शन हुआ था और उसके नताइज भी बड़े अच्छे निकले। आर्मी, रेंजर्स, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, नवाज लीग वगैरह सब एक पेज पे थे। और अब ज़ाहिर शिकायतें कभी कभी होती रहती थी, लेकिन ओवरऑल जो उसका आपने देखा रिज़ल्ट बड़ा पॉजिटिव निकला। उसमें एमक्यूएम वालों को भी शिकायतें रहीं कि उनके 90 पे छापे लगे, असला बरामद हुआ, और उसके बाद उनके जो कोर्टों में चालान हुए, फिर वहाँ से और कोर्टों से उनको रिलीफ भी मिला। लेकिन बहरहाल वो उस पर उन्होंने शिकायतें की। पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी जो लोग पकड़े गए और जिनके इल्ज़ामात थे जो उनके नहीं थे, उनके ऊपर भी ये स्टैंप लगाया गया। सर, कथा कलामी की इजाज़त चाहूँगा। यहाँ मेरे साथ फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। फैसल साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ये मुझे बताइए कि जिस धूमधाम के साथ नवाज शरीफ साहब को घर भेजा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नो डाउट इसके लिए बड़ी मेहनत की, ग्राउंड पे बड़ा काम किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक नवाज शरीफ गए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के नामजद करदा एक और नए मुंतखब वज़ीर आज़म आ गए और उन्होंने ये कह दिया कि मैं भी नवाज शरीफ हूँ। अब आप उनको भी घर भेजेंगे? देखिए, ये नवाज शरीफ नहीं गए हैं, ये एक करप्शन के टाइकॉन जो हैं और करप्शन के जो गॉडफादर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो गए हैं। और हमने कहा था ये शुरुआत है, हमारी जद्दोजहद जो है उसकी पहली मंजिल पे हम पहुंचे हैं अभी। और हमने, आपने जिस तरह से कहा कि हमने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है अल्लाह के फजल से और अवाम की कुव्वत से, हमने एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये सब कुछ हासिल किया है। अब बारी बारी सबकी बारी, हमने जब जलसा किया उसमें बोला कि जितने करप्ट अनासर हैं, चाहे वो स्विस बैंकों में दौलत पड़ी हुई आसिफ जरदारी की, हम उस पर भी जाएंगे, चाहे वो हकान अब्बासी हों जिनकी LNG की करप्शन है, हम उस पर भी जाएंगे। हमारी जंग जो थी एक फर्द के अगेंस्ट नहीं थी कि नवाज शरीफ से छुटकारा मिल गया तो बात खत्म हो गई। नो, हमारी जंग एक सिस्टम से है, वो सिस्टम जो करप्शन को फरोग देता है, प्रोटेक्शन देता है, उसके खिलाफ है। अब आप देखें कि जिस किस्म की अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस चला, जो JIT बनी, जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बड़ा लंबा चला, ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जीत है कि कल को
करप्शन करते वक्त लोग ये जरूर सोचेंगे कि अब वो पहले सा निज़ाम नहीं रहा जहाँ पे आप जजेस को खरीद सकते हैं, जहाँ पे आप अदलिया की बोली लगा सकते हैं। सर वैसे आप इंतहाई काबिल एहतराम हैं, मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं, मेहमान हैं, हमें आपने वक्त दिया उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। लेकिन प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस, खुशफहमियों की भी कोई लिमिट होती है सर। एक नवाज शरीफ को भेज देने से करप्शन का सफर कैसे रुक सकता है? यहाँ बहुत सारे लोग और बैठे हैं, यानी अगर आप, मैं चले मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं करप्ट हूं तो नवाज शरीफ को घर भेज देने से मेरे हौसले कैसे पस्त होंगे? मैं तो आदी मुजरिम हूं। एग्जैक्टली मैंने जो बात किया वो आप अलग अल्फाज में रिपीट कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि एक नवाज शरीफ को भेज देने से मसला हल नहीं होता, और मैंने साथ में ये भी कहा ये पहली मंजिल है जिस पे हम पहुंचे हैं। मैंने साथ में ये भी कहा कि हमारी फर्द के साथ नहीं, हमारी सिस्टम के साथ थी, करप्शन को प्रोटेक्ट करने वाले सिस्टम, और उसकी शुरुआत हुई है। अब आगे जो केसेस हैं हम उनके पीछे भी जाएंगे। हमने तो शुरू किया है और अवाम को अदलिया पे एतमाद बहाल हुआ है, अवाम को सिस्टम के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के ऊपर एतमाद बहाल हुआ है। अकाउंटेबिलिटी के ऊपर तो एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। राना तनवीर साहब, सर मुझे ये बताएंगे, नई काबीना ने आज हल्फ उठा लिया, लेकिन कुछ अकामा जदगान के नाम जो पहले सामने आए थे, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, बड़ी अहम वजारतें उनको भी आज तफवीज़ की गई हैं। तो आप मुझे बताएंगे सर कि ऐसा क्यों किया गया? अकामा होल्डर्स को वजारतें देने का मतलब क्या है, क्या मैसेज कन्वे किया गया है? और अगर पीटीआई दोबारा इन लोगों के खिलाफ भी एजिटेशन पे उतर आई तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? पहले तो मैं फैसल साहब का जवाब दे दूं कि करप्शन की बात करना, अभी तो मेरा ख्याल है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है वो करप्शन पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। वो सबके सामने है कि जी वो एक सैलरी की बात की कि जी वो कंसीलमेंट है या डिक्लेयर नहीं की कि जो जिसके बेसिस ठीक नहीं है। लेकिन मुझे ये इससे मैं इत्फाक करता हूँ कि हर एक की बारी बारी, और इनकी इर्द गिर्द जितने लोग हैं या इनका टॉप मैन है, ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ करप्शन में सारे ये इन्वॉल्व हैं। कौन नहीं जानता, लोग तो उंगलियाँ उठा रहे हैं। बाकी रही अवाम की बात, अवाम तो जो इस वक्त भी हमारे साथ खड़े हैं इनके साथ तो कोई है ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये किसी वक्त भी किसी जगह पे भी कभी ये ज़ाहिर कर सकेंगे कि अवाम की तईद इनको हासिल है, चाहे इलेक्शन हो, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, बल्दियात के हों या आने वाले इलेक्शन हो। ये मैं इनको अल्लाह के फजल से दावे से कहता हूँ। आपके कहने के मुताबिक तहरीक इंसाफ को भी एक तवील इंतजार भुगतना होगा, और बिल्कुल ये भुगतेंगे, और अभी भुगत रहे हैं, सामने चीजें आ रही हैं, लोगों को पता चल रहा है। राइट सर, अली रजा अब्दी साहब से बात कर लूं, उसके बाद फिर एक वक्फे का वक्त हुआ है। सर एक कता कलामी की इजाजत दीजिएगा राना तनवीर साहब, सिर्फ एक मिनट की गुफ्तगू। अली रजा अब्दी साहब, मार्केट में कुछ इस तरह की खबरें भी हैं, पता नहीं सही हैं गलत हैं, 20 अरब या 30 अरब या 25 अरब रुपए के एवज MQM ने अपने एतमाद का वोट इस वज़ीर-ए-आज़म को भी दिया। इससे पहले भी मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म आपके दस्ते शफ़क़त से फैज़याब हुए। कुछ लोग जिनको आप एक आंख नहीं भाते थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या महाजिर कौमी मूवमेंट या वॉट एवर यू कॉल इट, एक आंख नहीं भाती थी, वो भी आए 90 पे और अब बहादुराबाद माथा टेक के चले गए। आप पॉलिटिकली, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस अगेन, मैं कह रहा हूँ, टिश्यू पेपर क्यों साबित होती रही है MQM फॉर एवरी गवर्नमेंट? काम किया, टिश्यू पेपर से मुंह पोछा और उसके बाद उसको फेंक दिया। व्हाई इज दैट? देखिए, मैं इसको टिश्यू पेपर नहीं कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनको मैंडेट को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, ना कि जब वो एक दफ़ा पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद वो दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि शायद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अभी भी अगर हमने देखा तो नवाज़ शरीफ साहब बहुत पॉपुलर 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक प्राइम मिनिस्टर थे और वो हो गए। तो अभी आगे जैसे 20 अरब की बात की गई है एक साहब की तरफ से, मतलब मैं उनको तो एक झूठा शख्स कहूँगा और मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत सस्ता छोड़ दिया हमको। हम तो चाह रहे थे कि जो मुशर्रफ साहब ने कराची में 300 अरब रुपए दिए थे, ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ें। तो 20 अरब क्या, वो तो 300 अरब क्या, हम तो 400 अरब मांग रहे हैं कि सिंध की डेवलपमेंट के लिए, जो कि 1200 अरब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पिछले 10 साल में निकाले हैं और उसको जहाँ लगे हैं हमें नहीं पता, आपको पता है तो शायद आप बता सकें या यही बता सकें। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारे पास एक टेन्योर आया था जिसमें हमारे पास एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, फाइनेंशियल और अथॉरिटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, उसके तहत हम दोबारा वापस वही परफॉर्मेंस दे के अपने कराची, हैदराबाद से सॉरी टू इंटरप्ट यू अली रज़ा साहब, यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल कंडक्ट करने जा रहा है।
वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर आसिम पीपीपी रहनुमा हैं, कराची डिवीज़न के गालिबन सदर भी हैं, फरमाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद को चौधरी निसार से दूर रखें, तेज़ी से वज़ीर आज़म की तब्दीली मुल्क के लिए ठीक नहीं। ये किस तनाजुर में कह रहे हैं कि चौधरी निसार से दूर रखें? और आपके ख्याल में ये जो नई काबीना ने हल्फ उठाया है, ख़ास तौर पर दिफा, खारजा और दाखिला, इन तीनों नामों से आप ज़ाती तौर पर मुतमईन हैं? ये आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं या डॉक्टर आसिम साहब से पूछ रहे हैं? नहीं सर, जाहिर है कि मैं डॉक्टर आसिम साहब से तो नहीं पूछ रहा, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। तो आप मेरे से मेरे बारे में पूछे ना कि मेरी क्या राय है। आप तो डॉक्टर आसिम के बारे में पूछ रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर आसिम सवाल का पहला हिस्सा था, उसे तो हज़्फ कर दीजिए, दूसरे हिस्से का जवाब फरमा दीजिए। कौन सा है वो पूछिए। अच्छा, वो मैं दोहरा देता हूँ। सर ये मुझे बताइए, दिफा, खारजा और दाखिला की वजारतों पर जो नाम आए हैं, आप बहैसियत मजमूई इनफरादी हैसियत में आप उनसे मुतमईन हैं, या आपको लगता है कि अकामी की तलवार इनके सर पे भी लटकती रहेगी? भाई, मेरे मुतमईन या नहीं मुतमईन होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सारी की काबीना बनाई है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो सिर्फ उनके नाम अनाउंस किए हैं। अब उनकी कारकर्दगी अगर वो इतनी बेहतर उन्होंने समझी होगी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, तो ही तो उनकी अप्रूवल दी होगी ना। तो क्या आप वाकई समझ रहे हैं कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये काबीना बनाई है? मैं समझता हूँ कि ये अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने देखा होगा कि उनके साथ उन्होंने काम किया है। मैंने तो इन लोगों में से किसी से काम नहीं किया है, इसलिए इनकी जो कारकर्दगी अब आपके सामने है। जो कुछ उन्होंने वहाँ पर असेंबली में परफॉर्मेंस है वो भी आपने देखी है, सब ने देखी है। लेकिन हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उनकी कारकर्दगी से इतना मुतमईन है कि पाकिस्तान का जो जिस इंतहाई अहम मोड़ पे अभी है और इतने अहम दौर में दाखिल हुआ है कि सरहदों के चारों तरफ जो ममालिक हैं उनसे जो ताल्लुकात की अब असर नो, इनको सोचना पड़ेगा कि किन से कैसे ताल्लुकात रखे जाएं। अगर वो समझ रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब उसके लिए ज़्यादा मुनासिब हैं तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है। फैसल जावेद खान साहब, ये मुझे तो बताइए कि अभी भी पीर मज़हरुल साहब का कहना यही है कि नवाज शरीफ साहब ने इनको नामजद किया है। मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, लेकिन ज़रा इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार को टिकट नहीं दे सकते। नवाज शरीफ साहब ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार को टिकट नहीं दे सकते, ये काबीना कैसे नामजद कर दी उन्होंने? बिल्कुल, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सारी आपके सामने है। मीडिया तो मौजूद था, मरी में जो इजलास हुए हैं सब नवाज शरीफ साहब ने किया है। इलेक्शन कमीशन को इस पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों कर नोटिस लेगा? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी कि इदारों को ख़ास तौर पे अटॉर्नी जनरल ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह से ये इस्तेमाल करते आए हैं, तो वो घर का इदारा है, वो इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे तो उस काम नहीं कर रहा और इसीलिए उन्होंने नोटिस नहीं लिया। हालांकि आपकी बात में बड़ा वजन है कि वो टिकट तक नहीं दे सकते, वो मेंबर तक नहीं रह सकते, तो वो पार्टी के फैसले कैसे कर रहे हैं बैठ के, वो पूरी काबीना कैसे तश्कील दे रहे हैं। और फ्लोर ऑफ द हाउस पर खाकान अब्बासी जो वजीर आजम बने हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी है ये तो आज भी नवाज शरीफ साहब की है। इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए। हम किधर लेकर के जा रहे हैं पाकिस्तान? ये राना तनवीर साहब से पूछते हैं, इनको यकीनन पता होगा हम कहां लेके जा रहे हैं। राना साहब, रऊफ क्लासरा साहब ने एक आर्टिकल लिखा है आज, वो लिखते हैं कि पार्लियामेंट को कमजोर करने की कोशिश हर सियासी पार्टी और हर वजीर आजम करता आया है। ताकतवर पार्लियामेंट किसी पार्टी या वजीर आजम को सूट नहीं करती। पार्लियामेंट पर हमला हमेशा पार्लियामेंट के अंदर से ही होता रहा है और करने वाले इन सियासी जमातों के लीडर्स होते हैं। किसी में जुर्रत नहीं होती कि वो आवाज बुलंद कर सके। जाती हैसियत में आप इस राय को सेकंड करेंगे, रिफ्यूट करेंगे? आपकी राय क्या है? राना साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी, मुझे राना साहब, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे आपकी बात की समझ आई। एक तो उन्होंने ये कहा ना कि
क्या, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। सर हेलो? मैं रिवर्ट कर देता हूं। वो कहते हैं कि रऊफ कलासरा साहब का कहना है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बातें की जाती हैं, लेकिन पार्लियामेंट को हमेशा खतरा खुद सियासी जमातों से या पार्लियामेंटेरियन से है। आप वाकई एग्री करेंगे इस बात से? नहीं, देखेंगे बात कुछ सर्कल की तरफ से एक इस तरह प्रोपोगेट किया जाता है। पार्लियामेंट काम कर रही है, पार्लियामेंट बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन कर रही है और काफ़ी अरसे से ये प्रोसेस शुरू है। और अगर हमारी पार्लियामेंट का फंक्शन देखें, जिस तरह ये समझता है कि पार्लियामेंट के अंदर से कोई ऐसी बात होती है, तो बाहर की पार्लियामेंट देखें जो बड़ी एडवांस हमारी डेमोक्रेसीज़ हैं, बड़ी मेच्योर डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी जो सेंचुरी से हैं, वहाँ की पार्लियामेंट का फंक्शन आप देखें, आप जापान की देखें, आप इंडिया की देखें, आप स्टेट असम्बलीज़ की देखें, इवन आप हाउस ऑफ कॉमन की प्रोसीडिंग देखें, तो कहीं ज़्यादा हल्ला गुल्ला टीवी पे भी दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारी पार्लियामेंट बड़ा अच्छा फंक्शन कर रही है। रही बात डिस्क्वालिफिकेशन की, तो देखिए अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई टिकट साइन करके जारी करते हैं तो वो नहीं कर सकते। अगर वो कोई और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन ये कहना अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बंदा अदालत से करा दिया जाता है या हो जाता है, तो मुझे ये बताएं कि वो बात भी नहीं कर सकता, वो किसी बात के ऊपर कोई तबसरा भी नहीं कर सकता, कोई उससे मशवरा भी नहीं किया जा सकता। ये मैं हैरान हूँ। ये एक नया सिलसिला चला है बड़ा अजीबो गरीब, जो कुछ मीडिया की तरफ से कुछ बड़े हमारे एनालिस्ट और एंकर पर्सन बात करते हैं, बड़े एंगुलर होते हैं, बड़े बायस्ड हैं वो सारे जितने भी इस किस्म में एंकर पर्सन हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को आगे लेके चलना, देखना तो यह क्या उन्होंने किसी ऐसे बंदे को टिकट साइन करके दिया है जो इलेक्शन उनकी तरफ से लड़ रहा है, तो तब तो ये बात करें जी ये एक नहीं ये अली रजा आबदी साहब, सर मुझे ये बताइएगा, फारूक सत्तार साहब ने एतमाद का वोट तो दिलवा दिया नून लीग को, कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर भी उनका हक है, लेकिन काबीना पर मोतरज़ हैं फारूक सत्तार साहब। दूसरी बात, अमीनुल हक साहब का एक बयान मेरे सामने, कहते हैं शायद खाकान अब्बासी वादा निभाएं तो ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। सलमान मुजाहिद साहब का कहना है हमने नून लीग के वफ़द के सामने अपने और कराची के मसाइल रखे। ऐवान में MQM के तमाम 20 अरकान ने शाहिद खाकान अब्बासी को वोट दिए। अली रजा आबदी, सर 20 अरकान ने वोट तो दे दिए, लेकिन उसके बाद एक इत्तला के मुताबिक MQM का पॉलिटिकल मरकज़ 90, मुझे नहीं पता सही है या नहीं, आपको हैंड ओवर किया जाने वाला है। क्या ये थी वो कीमत जिसके एवज़ 20 अफराद ने, 20 पार्लियामेंटेरियंस ने एतमाद का वोट बख्शा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को? मैं समझता हूँ कि हमने कराची का मुद्दा रखा और जो कराची और अर्बन सिंध ने फेस किया, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने उसके रिड्रेसल के लिए सेंटर से कहा कि अब आप कराची की तरफ तवज्जो दीजिए। देखिए 18वीं अमेंडमेंट के बाद ऐसे लगा जैसे कि सेंटर जो है वो अलग चल रहा है, बाकी प्रोविंसेस जो हैं वो बिल्कुल अलग चल रहे हैं। ऑल्दो फेडरेशन अगर आप कहते हैं पाकिस्तान को और किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि जी वो पाकिस्तान की पार्टी है, तो उसकी इंटरेस्ट उतनी ही सारे सूबों में बराबर होनी चाहिए। PMLN की इंटरेस्ट ज़्यादातर पंजाब में ही रही और उसकी तरफ आपने डेवलपमेंट देखी। सिंध हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की सिंध में रही, लेकिन इंटीरियर सिंध की तरफ रही, और इसी तरह बलूचिस्तान और KP में PTI की तरफ रही, उनकी तरफ। तो हम समझते हैं कि जो अर्बन सिंध का मैंडेट है उसको हम एहसन तरीक़े से उसका रिज़ल्ट हम उसी वक्त ले सकते हैं जब हमारे पास हमारे जो लोगों के और जो अर्बन सेंटर्स के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। और उसी के तहत हमने एक दफ़ा फिर से नून लीग पे भरोसा किया। वजारतों की जहाँ तक बात आती है उसमें हमने अपने लिए कोई वजारत नहीं ली, और आगे 2018 में हम एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, अनासिर का ये भी कहना है कि अगर 45 दिन के लिए ही सही, लेकिन अगर जायका चखने के लिए भी अगर मुत्तहदा को कोई वजारत ऑफर कर दी जाए तो मुत्तहदा इसका भी बुरा नहीं मनाएगी। क्या कहेंगे सर? नहीं, अगर वो करनी होती तो वो हम ले चुके होते और वो आपके सामने आ भी चुकी होती। और जहाँ तक आपने अकामे की बात की तो मैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहूँ कि जिन लोगों के पास अकामे हैं और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स पे अगर डिक्लेयर नहीं की है तो फिर वो इसकी जद में आ सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने डिक्लेयर किए हैं तो फिर दे आर लीगल और वो फिर कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वजारत हमने नहीं ली और ना हमारी इंटरेस्ट है। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा मेयर है ख़ास तौर पे और जो हमारी DMCs हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनको फंड्स जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MNAs को पिछले 4 साल के अंदर नहीं मिले हैं वो फंड्स मिले, ताकि हम लोगों आपने मेयर का जिक्र किया है तो मैं ये बात करने मजबूर हूँ, वरना अल्लाह जानता है कि मैं ये प्रोग्राम यहीं वाइंड अप कर देता।
मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब बारिशों में तो नज़र नहीं आए, लेकिन कल डिप्टी मेयर की एक इंतहाई मुतनाज़ तस्वीर देख करके खून जल गया। एक चौक पर झंडा लगाते हुए उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है। कम से कम डिप्टी मेयर साहब से ये गुजारिश कर दी है कि इस तरह की तस्वीरें छपवा करके मुंह का मज़ा ख़राब ना किया करें, क्योंकि और बहुत सारे काम है शहर में करने के लिए। शहर में इतनी सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन जब बात करो तो खैरात का रोना रोते हैं। अब आप बात करेंगे तो ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मैं बस सिर्फ इतना कहूँगा कि मेयर साहब जब बारिशें हो रही थी उस वक्त वियना में थे, कराची के लिए ही थे। उस वक्त वियना में तो बारिश नहीं थी ना? नहीं, वहाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ पे उनकी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। डिप्टी मेयर और बाकी पूरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मेरा भी, मैं अपने इलाके में था, 114 का इलेक्शन हो रहा था, हम लोग खुद इलाकों में फिर रहे थे। और उस वक्त वाहिद आरफीन सिद्दीकी था जो मेरा ख्याल है अपने घर में मौजूद था, बाकी सब रोड पे थे। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ है। 100 किस्म के झगड़े बचा लेती है मुझको, 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको, हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। इस शेर के साथ ये हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है।